अच्छा दोस्तों, अब जो IS2 की अगली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? ये बेसिकली रिलेट करती है हमारी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से। अब तक हमने जो चीजें पढ़ी थी वो बेसिकली इनिशियल रिकग्निशन से रिलेटेड थी, और आपको मैंने बताया था कि जब भी आप इनिशियली रिकग्नाइज करेंगे इन्वेंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो या तो आप पीरियोडिक सिस्टम के तहत करेंगे या परपेचुअल सिस्टम के तहत जो है वो इन्वेंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस भी की, ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस रिटर्न भी की, ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल्स भी की, ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल्स रिटर्न भी की। ठीक हो गया। इसी तरह ड्यूरिंग द ईयर आपके कुछ लॉसेस या डैमेजेस जो है वो भी अकर हुए इन्वेंट्री को, और ड्यूरिंग द ईयर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ इन्वेंट्री जो है वो गिफ्ट में मिली हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने सप्लायर से जो है वो बल्क में चीज खरीदी, तो उसने एज अ टोकन ऑफ गुडविल या तो आपको डिस्काउंट दे दिया, या लेट सपोज आपने ऑर्डर जो है 2000 यूनिट्स की थी तो उसने 2010 यूनिट्स आपको दे दिया, यानी कि 10 यूनिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इन सब ट्रांजैक्शंस की वजह से आपकी इन्वेंट्री में क्या आती है? मूवमेंट आती है। कॉजेज ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट। सबसे अहम बात हमने अभी डिस्कस नहीं की। ये वो चीजें हैं जो साल के दौरान होंगी, लेकिन इस सब से पहले एक और चीज भी होगी, और वो क्या होगा? आपकी इन्वेंट्री का कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस भी मौजूद हो सकता है अगर आप कई सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं। हाँ, अगर आपका बिजनेस जो है वो फर्स्ट टाइम आपने बिजनेस किया है, तो उस वक्त आपको ओपनिंग बैलेंस हो सकता है ना हो, बल्कि नहीं होता, क्योंकि आप जब भी करते हैं तो परचेजेस ही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आपका ओपनिंग बैलेंस के अंदर परचेजेस वो ऐड हो जाते हैं, परचेजेस रिटर्न जो है माइनस हो जाते हैं। इसको मैं यहाँ एडिशन का साइन डाल देता हूँ, इसमें रिटर्न में माइनस का साइन डाल देता हूँ। इसी तरीके से जब आप सेल करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री माइनस हो जाती है, जब आप रिटर्न आपको वापस मिल जाती है, सेल रिटर्न हो जाती है, तो ये ऐड हो जाएंगे। लॉस या डैमेज हो गया तो तब भी आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल गया तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो ऐड हो जाती है। जब आप ये सारी प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एक रिजल्टिंग फिगर जो है साल के आखिर में आपके पास इन्वेंट्री की तादाद के मुतालिक आती है, और इसको हम कहते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक जो हमारे पास एट द ईयर एंड मौजूद था। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, बेसिकली यही क्लोजिंग स्टॉक हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो करंट एसेट्स का पोर्शन होता है ना, जहां पर हम अपने स्टॉक को जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपके करंट एसेट के पोर्शन में आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में साल के आखिर में शो हो रहा होता है। अब IAS2 के क्या रिक्वायरमेंट है? IAS2 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब भी साल के आखिर में अपना क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा, तो आपने उस क्लोजिंग स्टॉक को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्यों करने की जरूरत हमें पड़ जाती है? इवेल्युएट करने की इसलिए जरूरत हमें पड़ जाती है क्योंकि हमने पूरे साल में कई गुड्स खरीदे, कई गुड जो है वो बेचे, हमारी कई परचेजेस हुई, हमारी कई सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई। इसी तरीके से ऊपर आप लोगों को पता है कि हमारी परचेजेस रिटर्न भी हुई, हमारी सेल्स रिटर्न भी हुई, हमारी इन्वेंट्री डैमेज भी हुई, लॉस भी हुआ, हमें हो सकता है कोई गिफ्ट वगैरह भी मिला हो। तो इस सब की वजह से हमने इस बात का जो है वो तयन करना होता है, हमने इस बात को जो है वो एक एस्टिमेट करना होता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। या कॉस्ट का अगर हम लफ्ज यूज नहीं करते तो हम ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। बात आ रही है समझ में? तो इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए IAS2 ने कहा कि आपने अपनी क्लोजिंग स्टॉक का इवेल्युएशन करने के लिए आपके पास जो है, मतलब आपने इसकी इवेल्युएशन करनी है। अब इवेल्युएशन करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 4 मशहूर तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम अपना स्टॉक जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, अभी हम इनको डिस्कस करते हैं।
पहला जो मेथड है वो है फाइफो मेथड, दूसरा जो मेथड है वो है एवरेज कॉस्टिंग मेथड, तीसरा जो मेथड है वो उसको हम सिम मेथड कहते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और चौथा जो मेथड है वो हमारा होता है लाइफो मेथड। ये चार मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, चाहे हम परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे हम पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हो। लेकिन ये एक अलग बात है कि परपेचुअल सिस्टम के अंदर और पीरियोडिक सिस्टम में हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उनको तरीकाकार जो उनको सॉल्व करने का होता है या इन चीजों को वैल्यूएट करने का होता है वो डिफरेंट होता है, और इवन ये है कि वैल्यूएशन रिजल्ट्स में भी फर्क आता है। ठीक है, अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास चार मेथड्स हैं, फाइफो, एवरेज कॉस्टिंग। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब कि हम हमारी अजम्पशन होती है, बल्कि हम अजम्पशन नहीं, हम ऑपरेट भी नॉर्मली ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हमने जो पीस ऑफ इन्वेंट्री पहले खरीदी है हम उसको बेचेंगे भी पहले एज कंपेयर टू द पीस ऑफ इन्वेंट्री और द यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री दैट वी हैव परचेज्ड एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो फाइफो बेसिकली ऐसे बिजनेसेस के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल होता है जिसके अंदर जो गुड्स हो या जो इन्वेंट्री की नेचर हो वो बेसिकली लेस ड्यूरेबल हो। ठीक है, ये पेरिशेबल गुड्स जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गई, तो ये जो फ्रूट स्टैंड मैन होते हैं यानी कि जो सब्जी फरोश या फल फरोश होते हैं, उनका नॉर्मली यही काम होता है कि ये अपना जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल कर रहे होते हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि पहले जो थोड़े से लेस ड्यूरेबल है ना उनको पहले सेल किया जाए, और जो जरा ज्यादा फ्रेश होते हैं वो कोशिश होती है इनकी कि वो बाद में सेल आउट हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर एक दिन वो कोई चीज बेच रहे हैं या जिसको अगले दिन भी उनको बेचना पड़ जाए, पहले दिन वो सारी ना बिके, तो उनकी कोशिश होती है कि पहले वो चीज जो कि गुज़िश्ता कल से रिलेट कर रही है उसको पहले बेचें। ठीक है, एवरेज कॉस्टिंग जो है बेसिकली इसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्टिंग। तो एवरेज कॉस्टिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम ज्यादातर जो आपके गुड्स होते हैं ना, बाकी जितने भी गुड्स हैं जिसको हम लेट सपोज फाइफो के मुताबिक नहीं कर सकते, तो एवरेज कॉस्टिंग हर किस्म के गुड्स के लिए जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स, जो ज्यादा ड्यूरेबल हों, ज्यादा पायदार हों, तो उनके लिए हम जो है वो एवरेज कॉस्टिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, फाइफो के अंदर ये भी होता है, एवरेज कॉस्टिंग के अंदर हम ये भी अजम्पशन एक लेते हैं कि जो गुड्स हैं हमारे ये एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, एक तीसरा जो हमारे पास मेथड मैंने आपको बताया सिम मेथड जिसको हम कहते हैं, ये होता है बेसिकली स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये ऐसे आइटम्स के लिए यूज होता है जो कि एक दूसरे से अलग अलग जो है वो हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टीवी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली फ्रॉम अ डीवीडी प्लेयर। ठीक है, इसी तरीके से हम एक मोटर बाइक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ कार। तो ऐसी इन्वेंट्री अगर हमारे पास एक से ज्यादा इन्वेंट्री के आइटम्स हो जिनको हम सेल करते हैं और वो ऐसे आइटम्स हो जिनको एक दूसरे से जिनकी अलग शनाख्त हो, तो ऐसे आइटम्स को वैल्यूएट करने के लिए हम SIM मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी मेथड है बेसिकली ये आपका लाइफो मेथड है, और जो लाइफो मेथड होता है ये बेसिकली बिल्कुल उलट होता है आपके फाइफो मेथड के। इसमें ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बारे में सबसे पहली बात तो आप लोग ये याद रखें कि ये बेसिकली IFRS ने रिकमेंड नहीं किया हुआ, आप कह सकते हैं कि IFRS ने इसको बैन किया हुआ, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अक्सर उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंडस्ट्री जो नॉर्मली लाइफो यूज अगर करना चाहे तो जो कर सकती है, तो बेसिकली फैशन इंडस्ट्री जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसके अंदर रोजाना चेंजेस जो है वो आती हैं।
तो अगर कोई इन्वेंट्री का पीस आपने आजकल में खरीदा है, लेटेस्ट खरीदा है, तो आपकी कोशिश होती है कि जब तक वो इन फैशन है वो पहले बिक जाए, एज कम्पेयर टू द यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री यू परचेज अर्लियर। हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हो गए हो, या हो सकता है उनका ट्रेंड जरा कम हो गया हो, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होती है ऐसी इंडस्ट्री में कि जो आपका इन करंट डिमांड में जो चीज है आप उसको पहले सेल आउट करें। तो ये जो है वो आपका लाइफो मेथड होता है, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर जो दो मेथड्स हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, एक हमारे पास फाइफो मेथड है और एक हमारे पास जो है वो एवरेज कॉस्टिंग मेथड है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह ताला हम फाइफो मेथड सीखेंगे और सीखेंगे परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में थोड़ी सी चीज जो है वो उसमें स्टॉक शीट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ सिंपल हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूलों की मदद से हम जो है ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक फर्क जो पीरियोडिक सिस्टम में और परपेचुअल सिस्टम में होता है वो ये होता है कि हम स्टॉक शीट्स बनाते हैं, या इनको हम इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारी एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री की हैसियत रखते हैं, ठीक है। और ये इनकी शक्ल सूरत कैसी होती है ये भी मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर जो है हम इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो शेयर की है। ये एक एग्जाम्पलरी जो है वो डाटा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास सामने जो है वो 5 कॉलम्स आपको नजर आ रहे होंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर से रिलेट कर रहा है, दूसरा कॉलम डेट से रिलेट कर रहा है, तीसरा पर्टिकुलर से रिलेट कर रहा है, चौथा नंबर ऑफ यूनिट से, और पांचवा जो है वो रेट से रेट के जो पांचवा कॉलम है वो रेट का कॉलम है, यानी कि उसमें रेट पर यूनिट जो है वो मेंशन्ड है। अब आप देखें तो 1 जनवरी 2020 को आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर हम इसको ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 10 यूनिट्स का, और जो रेट है पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री वो है 100 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि पिछले साल ये जो 100 रुपीज पर यूनिट का रेट हमारे पास आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वो रेट है जो हमने पिछले साल की कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया था अपने पिछले क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हम रिक्वायरमेंट अपनी बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, तो उसके बाद फिर हम रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट में आपको पता चलेगा कि 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक रिक्वायरमेंट ये भी होगी कि आपने इस साल के लिए, ईयर 2020 के लिए, आपने क्या करना है कि अपना रेट कैलकुलेट करना है। तो सीरियल नंबर 2 में आप देखेंगे तो 5 जनवरी 2020 को हम क्या कर रहे हैं कि हम एक परचेज कर रहे हैं 400 यूनिट्स की, और जो प्राइस है हमारी परचेज प्राइस है वो है ₹120 पर यूनिट। उसके बाद सीरियल नंबर 3 पे जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 8 जनवरी को भी हमने एक परचेज की है 300 यूनिट्स की, लेकिन इस बार जो हमने परचेज किया है तो जो हमारे पास परचेज प्राइस पर यूनिट है वो 110 है। चौथी ट्रांजैक्शन में बेसिकली हम सेल कर रहे हैं 500 यूनिट्स, और ये जो रेट पर यूनिट लिखा है यहाँ पर अब ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट लिखा हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे एक परचेजेस रिटर्न हो रही है और जो रेट है 110 है, ये कॉस्ट प्राइस है। और उसके बाद स्टॉक लॉस है 20 यूनिट्स का, और उसमें जो बेसिकली आपके पास 110 यूनिट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली उस स्टॉक लॉस की प्राइस है जो बेसिकली जो जिसका लॉस हुआ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स भी एक नजर देख लें तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमने स्टॉक शीट्स प्रिपेयर करनी है फाइफो और एवरेज कॉस्टिंग मेथड्स के लिए। एक मिनट, क्योंकि हम बेसिकली परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर चाहे फाइफो मेथड आप यूज करें चाहे एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज करें, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का सवाल आएगा आपने लाजिमन स्टॉक शीट बनानी है, उसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों मेथड से, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड आउट करनी है, और चौथे नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4 काम करने। तो पहले क्योंकि अभी हम फाइफो मेथड समझ रहे हैं तो पहले हम ये काम फाइफो मेथड के जरिए से करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम एवरेज कॉस्टिंग के ऊपर जाएंगे। ये जो आपके सामने एक फॉर्मेट नजर आ रहा है, फॉर्मेट आप लोग जो है अपने पास हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मेट दरअसल है आपकी स्टॉक शीट का। इसमें आपने इस तरह से करना है कि ये जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, तकरीबन आपने 10 कॉलम्स हैं आपके सामने, और आपने 10 कॉलम्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि एक कॉलम डेट का बना दीजिए, उसके बाद 3 कॉलम्स जो है वो आप रिसीट्स के लिए रखें, अगले 3 कॉलम्स आप इश्यूज के लिए रखें, और अगले जो 3 कॉलम्स हैं वो आप बैलेंस के लिए रखें। बैलेंस से मुराद यहाँ पर यह है कि जो आपकी रिसीट्स और इश्यूज का बैलेंस आएगा वो इन कॉलम्स के अंदर शो किया कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहले जैसे कि सीरियल नंबर 1 के अगेंस्ट जो है वो क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक कॉलम मजीद बढ़ाना चाहें तो एक सीरियल नंबर का कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी इतनी जरूरत नहीं है लिहाजा हम यहाँ पर नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है, यानी कि सीरियल नंबर 1, 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है, और ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 10 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 100। इस चीज को हमने इनकॉर्पोरेट करना है यहाँ पर 1 जन 2020। यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 10 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है वो आपने और मेंशन करनी है। यहाँ पर एक कॉलम आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और वो कॉलम किस चीज का होगा? वो आपके पर्टिकुलर्स का होगा। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे ताकि आपको पता हो कि जो बेसिकली ट्रांजैक्शन हो रही है वो किस लिए हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखें ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक, जो भी आप लिखना चाहें। रेट हमारे पास था 100 रुपीज पर यूनिट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100, और उसके बाद टोटल में आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना। 1000 रुपीज का टोटल बैलेंस आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपने सेम चीज रेप्लिकेट कर देनी है, क्योंकि बैलेंस के कॉलम में आपने यही काम करना है कि जो चीज आपने वहां पर लिखनी है इन दोनों कॉलम्स में, वो बैलेंस के कॉलम में आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आपकी 5 जनवरी 2020 को आपने क्या किया? एक परचेज की है। यहाँ पर आप 5 जनवरी 2020 की डेट डालें, यहाँ पर आप परचेज लिख दें। परचेजेस कितने यूनिट्स हमने परचेज किए हैं? 400 यूनिट्स और 120 रुपीज के। यहाँ पर 400, यहाँ 120, और यहाँ पर जो है आपने क्या किया? इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया 48,000, 400, 120 और 48,000। अब यहाँ पर क्या करना है? बेसिकली यहाँ पर आपने इसका यूनिट्स का भी और टोटल का भी टोटल कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि इस वक्त हमारे पास कितने यूनिट्स टोटल में मौजूद हैं और उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो इनको मैं बोल्ड में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से नजर आ जाए। चलो, उसके बाद ये हमारे पास टोटल आ गया 410 और 49,000, ठीक है।